मैं योगेश्वर कुमार सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संकाय समाधान महाविद्यालय बेमेतरा। आज हम शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जनरली तौर पर शिक्षण सूत्र जो है वो ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम पाठ को क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। वह पाठ को सरल तरीके से बच्चों को समझाते हैं। तो इस क्रम में शिक्षण सूत्रों के क्रम में हम देखेंगे, सबसे पहला जो सूत्र है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब ये है कि पहले बच्चों को जानी पहचानी चीज़ों के बारे में बताया जाए, उसके बाद अनजानी चीज़ों के बारे में बताया जाए। जैसे मान लीजिए हम ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों को जब ताजमहल के बारे में हम सीधे तौर पर बताएंगे तो बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें है ना अकबर के बारे में बताना होगा, जहांगीर के बारे में बताना होगा, फिर उसके पश्चात शाहजहां के बारे में बताएंगे, तब उसके बाद हम ये बताएंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था करके। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को समझ सकता है। और मस्तिष्क की ऐसी विशेषता ही है कि मस्तिष्क पहले जानी पहचानी चीज़ों को पहले ग्रहण करता है, उसके पश्चात अनजानी पहचानी चीज़ों को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है। दूसरा सूत्र है हमारा सुगम से कठिन की ओर। तो सुगम से कठिन की ओर का मतलब ये है कि सबसे पहले हम पाठ में उन पाठों को पढ़ाएं जो सुगम हो, उसके बाद हम क्रमशः कठिन पाठों को पढ़ाएं जिससे हमारा छात्रों का मानसिक विकास सही तरीके से हो सके और मानसिक स्तर के अनुकूल हो सके। इसके पश्चात आता है हमारा तीसरा जो सूत्र है वो सरल से जटिल की ओर। सर्वप्रथम सरल चीज़ों के बारे में बताया जाए, उसके पश्चात जटिल चीज़ों के बारे में बताया जाए। सरल चीज़ों का मतलब ये है जो साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे बहुत जल्दी से समझ में आने वाली चीज़ है, जो आपस में मिश्रित ना हो, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को सरल चीज़ बोला जाता है। सरल चीज़ें मस्तिष्क में बहुत जल्दी ग्राह्य होता है, उसके पश्चात कठिन चीज़ें हमें समझ में आता है। जैसे बच्चों को शुरू से ही गणित की शिक्षा दे दी जाए तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो इसी तरह से है ना क्रमशः सबसे पहले भाषा की शिक्षा दी जाती है, उसके पश्चात फिर अन्य विषयों की शिक्षा क्रमशः उसको दी जाती है। तो सरल से कठिन की ओर इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका मतलब ये है कि पहले उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जिन चीज़ों को बच्चा आसानी से देख सकता है ना, समझ सकता है, जो दृष्टिगोचर हो, अर्थात जिसे हम आँखों से देख सकें। उसके पश्चात उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, जो सूक्ष्म होता है। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है, तो हम बच्चों को शुरू से बैक्टीरिया के बारे में बोलेंगे तो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे कीड़ों के बारे में बताएंगे जिसको हम आसानी से आँखों से हम देख सकते हैं। उसके पश्चात हम उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, उन है ना सूक्ष्म जीवों के बारे में बताएंगे जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। इसी क्रम में फिर अगले सूत्र में हमारा आता है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका मतलब ये है कि पहले बच्चों को पूरी चीज़ दिखाया जाए, उसके पश्चात उसके अंशों के बारे में उसको परिचय कराया जाए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो चीज़ों को सम्मिलित रूप में देख पाएगा। तो सम्मिलित रूप में देख पाने से उसके बारे में एक निश्चित कॉन्सेप्ट उसका तैयार होगा। उसके बाद उन चीज़ों को विश्लेषित किया जाएगा और पार्ट टू पार्ट है ना अलग अलग हिस्से के रूप में उसको गंभीरतापूर्वक समझ पाएगा। तो ये सूत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य सूत्र हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, तो इसका मतलब ये है कि पहले उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जो अनिश्चित है, उसके पश्चात उसे बताया जाए निश्चित चीज़ों के बारे में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, है ना, ये आमतौर पे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये हो गया अनिश्चित। तो पहले इन चीज़ों के बारे में बच्चा समझता है, उसके पश्चात उसको क्रमशः अलग अलग तौर पे बताया जाएगा कि बकरी का बच्चा ये है, गाय के बच्चे की विशेषता ये होती है और कुत्ते के बच्चे की विशेषता ये होती है। तो इस तरह से बच्चों को ये ज्ञान स्थायी हो पाएगा और
अनिश्चित से निश्चित की ओर वो क्रमशः आगे बढ़ पाएगा। इसके पश्चात हमारा अगला सूत्र आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो बच्चों को सबसे पहले देखी हुई वस्तुओं के बारे में बताया जाए। जैसे बच्चा सेब नहीं जानता है तो सबसे पहले हम बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हमारे पास इजी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को टमाटर के बारे में बता सकते हैं कि बेटा ये टमाटर है, इसी के जैसा, इसी के कलर में, इससे बड़े साइज का है ना, और इससे मीठे स्वाद में एक फल होता है जिसको हम सेब के नाम से जानते हैं, जो इस जगह पाया जाता है। तो बच्चा इस चीज़ को समझ पाएगा और इस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर पाएगा। इसके पश्चात हमारा अगला आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें क्या होता है कि ठोस वस्तुओं को, जैसे कि हम बता सकते हैं कि ठोस वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाने से उसका भार कम हो जाता है, अतः कुछ ठोस वस्तुओं का भार पहले हवा में फिर द्रव्य में डुबाकर लेता है। छात्र दोनों प्रकार के भारों का निरीक्षण करते हैं या स्वयं परीक्षण करते हैं, फलतः वे स्वयं नियम निकाल लेते हैं। ठोस वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाने से उनका भार कम हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, है ना, पहले बच्चों को विशिष्ट चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद सामान्य उसके नियम के बारे में हम उसको बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि छात्रों के सामने पहले क्या रखना है, उदाहरण रखना है ना, विशिष्ट उदाहरण देकर सामान्य नियम के बारे में बताएंगे। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगले क्रम में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बता सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम सिक्का उछालेंगे ऊपर, सिक्का ऊपर उछलेगा फिर वो नीचे आएगा, है ना। तो बच्चा इस चीज़ को देखेगा और देखने के बाद इस तरह से वो बच्चा समझ पाएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जा सकता है। तो पहले उदाहरण देखेगा, उदाहरण देखने के बाद उसको हम नियम के बारे में हम बताएंगे कि इस नियम के तहत ये जो सिक्का है ऊपर गया था वो नीचे आ गया करके। इसके पश्चात अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इस क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को अलग अलग भागों में उसको खोल देते हैं। उसके पश्चात उसको क्या करते हैं, उन अलग अलग भागों को क्रमशः हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल है हमारा, है ना, तो मोबाइल के इस पार्ट्स को हम क्या करेंगे, मोबाइल के पार्ट्स को अलग अलग तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद पुनः इस चीज़ को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये भी क्या होता है, बच्चे के सीखने में ये सहायक, ये जो सूत्र है वो काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से, है ना, ये सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम शिक्षण में करते हैं। इसके बाद हम अगले सूत्र में आते हैं मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर। तो बालक की शिक्षा को उसकी रुचियों, रुझानों आदि के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रमबद्धता की ओर उसको ले जाइए। तो मनोवैज्ञानिक का ये सिद्धांत है कि बच्चों को उसकी रुचियों के आधार पे, है ना, उसकी इच्छाओं के आधार पे उसको शिक्षा दिया जाए, उसके बाद उसको क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर ले जाया जाए। इसके पश्चात आता है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, तो अनुभव और निरीक्षण द्वारा प्राप्त किए गए बालक के ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाइए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे बालक क्या करता है, प्रतिदिन सूर्य को, है ना, डूबते और निकलते हुए देखता है, तो ये क्या हो गया, अनुभव हो गया। इसी के आधार पर तर्क दे करके हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये इस प्रक्रिया के तहत, है ना, सूर्य जो है वो, सूर्य का जो क्रमशः उदय और अस्त होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है करके। तो बच्चा क्या करेगा, अनुभव के आधार पर इस चीज़ के बारे में तर्क करेगा और इस बात को स्वीकार करेगा। इसके पश्चात हमारा अगला जो सूत्र है वो प्रकृति का अनुसरण। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बालक को प्रकृति, है ना, के सानिध्य में ले जाया जाता है और प्रकृति के सानिध्य में रह करके बालक क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, प्राकृतिक घटनाओं को देखता है और उसके आधार पर वो सीखता है, समझने का प्रयास करता है। आगमन विधि का अनुसरण। आगमन विधि का अनुसरण में क्या होता है, हम सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं और उदाहरण देने के बाद क्या करते हैं, उसके नियम और सिद्धांत की हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले चीज़ों को समझते हैं सीधी तरह से, उसके बाद हम उसके नियम के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि बच्चा क्या करता है, बच्चा जब छोटा रहता है तो जैसे दिया जलता रहता है तो दिए के पास जा करके हाथ रख देता है, उसके बाद उसको जलता है, तब उसके बाद उसे पता चलता है कि ये गर्म जो चीज़ दिखती है वो क्या होता है, वो ज्वलनशील होता है करके।
तो इस प्रकार से बच्चा सीख जाता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसके अगला जो सूत्र है वो क्या है, स्वाध्याय को प्रोत्साहन। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को खुद स्वाध्याय करने के लिए, मतलब उसको खुद से प्रयास करने का अवसर दिया जाए कि वो खुद से करके क्या करे, इन चीज़ों को सीखे। तो इस प्रकार से हमारे ये 14 सूत्र ये कंप्लीट होते हैं और इन्हीं 14 सूत्रों का प्रयोग हम जितना अच्छे तरीके से हम अपने शिक्षण में करेंगे उतना ही हमारा शिक्षण का जो कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा और छात्रों के लिए लाभदायक होगा। तो इस तरह से ये हमारा शिक्षण सूत्र का जो व्याख्या है यहीं पर संपन्न होता है, जिसकी सहायता से हम अपने टीचिंग को बेहतर तरीके से हम व्यवस्थित तौर पे कर सकते हैं। थैंक यू।